3 है। ठीक, 3 के जितने पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं। ये जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी 8 नंबर का काम होगा। यहाँ से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, सारे ही पार्ट करने हैं। हिंदी वाले भी देख लें, सभी खंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें लिखा गया है आव्यूह a इंटू बी ज्ञात कीजिए यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है। मतलब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। यही हमसे पूछ रहा है इसमें। चलो क्या गिवन है, जो पहले गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमको क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। क्या गिवन है, गिवन है फाइन जो करना है उसको तो लिख देंगे ही, लेकिन जो गिवन है ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, जो भी लिख रहे हैं वो रो वाइज लिख रहे हैं। यानी पहली रो में एलिमेंट है -1, -1, 2 और 3, -1, 2 और 3। दूसरी रो में मैट्रिक्स एलिमेंट है 4, -2, 5, 4, -2 और 5। ये दूसरी रो के एलिमेंट है। इसके बाद जो हमारा बी मैट्रिक्स है, ये क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हैं, इसको कॉलम वाइज लिखना है 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5 पहले कॉलम के एलिमेंट है। पहले कॉलम के एलिमेंट है। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1, 7, 3। ये वाला कॉलम 1, 7, 3, 1, 7 और 3। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, पहले -1, 2, 3, 4, -2, 5, फिर इसके बाद 2, 6, 5, 1, 7, 3। ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a इंटू बी। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब याद रखना जो मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर कैसे देखा जाता है, ऑर्डर अगर हमें मैट्रिक्स का देखना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, तो उसमें देखा जाता है कितने नंबर ऑफ़ रो हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं, कितने नंबर ऑफ़ रो हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम है, यही हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है। तो पहली जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हमारे पास, इसमें कितनी रो हैं, अगर रो को गिनेंगे तो एक रो ये रही। ठीक है, पहली रो हो गई, ये एक रो हो गई हमारी, जिसको R1 कहेंगे। हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट किया जाता है वो रो कहलाता है। एक रो ये रही, जिसको R2 कहेंगे। ठीक है, तो रो हमने दिखा दिया, दो रो हो गई। ठीक, अब कॉलम देख लें क्या है। पहला कॉलम ये रहा, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो कॉलम होगा, ये C1 हो जाएगा। दूसरा कॉलम ये रहा, ये C2 हो जाएगा। और तीसरा कॉलम ये रहा, ये C3 हो जाएगा। तो मतलब एक ऑर्डर क्या हो गया, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया पहले क्या लिखा जाता है, रो लिखा जाता है। रो कितनी है, 2 हैं। इसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारा हो गया एक ऑर्डर। ठीक, इसको रफ कर देना है, ये समझाने के लिए बनाया था क्या है। तो इसमें जो एलिमेंट गायब होगा उसको लिख देंगे बाद में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो पहले एलिमेंट जो गायब हो गए हैं, पहली रो में कितने थे, -2, -1, 2, 3, यहाँ पे 2 था। इसके बाद इसमें कितने थे, -2, यहाँ पे -2 था। तो ये हमने बता दिया रो। और ये R1 R2 इसको भी हटा देते हैं, या फिर
ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमको क्या करना है, अब बी में देखना है, बी में कितनी रो हैं और बी में कितने कॉलम हैं। बी में कितनी रो हैं, बी में कितने कॉलम हैं। बी में एक रो ये रही हमारी R1 हो गई, ये दूसरी रो ये हो गई R2 हो गई, तीसरी रो ये हो गई R3 हो गई। ठीक है, कॉलम कितना हो गया, ये C1 है और ये C2 दूसरा कॉलम है। तो यानी बी का ऑर्डर कितना आ गया, बी का ऑर्डर हमारे पास आ गया, कितनी रो हैं, 3 हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, 3 क्रॉस 2। अब हमें अगर मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली मैट्रिक्स का, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, मल्टीप्लाई तभी की जा सकती हैं जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। पहली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम ये है, यानी 3 है, यानी पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स का रो यानी दूसरी मैट्रिक्स ये है, जो सीक्वेंस में है इसी का यूज करना है। पहले ए है तो पहले ए फिर बी, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर ये बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर 3 है पहली मैट्रिक्स का कॉलम और 3 है दूसरी मैट्रिक्स का रो, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, ये हमने बताया कि क्या कहानी है। बाकी एक नज़र में देख लेना है कितने ऑर्डर का है और हमको मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इनकी पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है तो इनका ऑर्डर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन संभव है तो ए इंटू बी निकाल लेंगे। ए इंटू बी में क्या है, अब मैट्रिक्स लिख दो। यहाँ पर पहली मैट्रिक्स क्या है जिसकी एलिमेंट है यहाँ पर -1 2 और 3। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 4 है, -2 है और ये 5 है। तो ये 2 मैट्रिक्स हो गए। ठीक, अब ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स हमें बी लिखना है, ज़्यादा गैप नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर बीच में मैट्रिक्स बी लिखना है। बी में एलिमेंट क्या है, पहला 2 है, 6 है और 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 1 है, 7 है और 3 है। तो ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि हमने देख लिया कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो बस हो सकता है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन जब किया जाता है तो पहली मैट्रिक्स का रो लिया जाता है, और पहली मैट्रिक्स से जब रो लिया जाता है तो दूसरी मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं उनमें सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहली मैट्रिक्स के रो का दूसरे कॉलम के किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से। तब C1 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली रो का एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो का एक एलिमेंट आएगा। जब पहली मैट्रिक्स के रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है कि दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारा -1 है, -1 का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 1 का मल्टीप्लाई यानी -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 × 6। फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 × 5। तो ये हो गया एक एलिमेंट। अब क्या है, सेकंड उसमें जाएं, सेकंड कॉलम में जाएंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, -1 का, तो ये एक एलिमेंट आ गया हमारा, ये एक एलिमेंट आएगा। अब दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हुआ और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ। तो ये हमारे पास एलिमेंट निकल आए। ठीक, अब आ जाओ अगली रो पे आओ। अब इस वाली रो पे आओ, इस पे सेकंड रो, ये सेकंड रो है हमारी, इसका पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो यानी C1 से। तो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, 5 का मल्टीप्लाई +5 के साथ होगा, 5 × 5 होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गया। अब इससे आओ C2 से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा,
4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, -2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। ये 3 है ना, 6 कहाँ है। चलो फिर इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे -2 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का वो भी, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, ये एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें देख लो, यहाँ -1 आ जाएगा, इसके बाद 14 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ माइनस का 12, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25। इसमें देख लो 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4, माइनस का 14, ठीक, फिर उसके बाद 15। अब इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और -2 कितना हो जाएगा, 27 में बचेगा मेरे पास 25, तो ये तो आ गया 25, ठीक है, -2 चला जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 और 14 कितना हो जाएगा, 22, ये 22 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 4 बचे, 4 21, 21 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 1 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, A इंटू बी है। अगर आपसे पूछता क्या है इसका B इंटू ए पॉसिबल है, B इंटू ए, तो B का ऑर्डर कितना था हमारे पास, B का ऑर्डर जो था 3 क्रॉस 2 था, ठीक है, और इसका क्या है 2 क्रॉस 1 है, तब भी आ जाता। ठीक, क्यों आ जाता, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो फिर ना आ पाता, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें B आगे लिखते हैं 3 क्रॉस 2, और इसके बाद उसको क्या लिखते थे, ए को, हाँ हो जाता, मतलब निकाला जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स। ये डिफाइन किया गया है, एक ये है, एक 3 का बी पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है क्या, अगर यदि एक्स की वैल्यू हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन होगा एक्स प्लस 5, और अगर इसकी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन होगा एक्स माइनस 5। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर 1 पर सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये क्या है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपको फंक्शन बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, देखो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर कंटिन्यूस है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का बी पार्ट है। ठीक, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, लिमिट जो होगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की, लिमिट हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की, यानी अगर ये हमने कर दिया एक्स, जो भी लिमिट दी हो हमको, एच अगर दिया है तो एच लिख देते हैं। लिमिट हमारी एक्स लेफ़्ट हैंड साइड की, ये माइनस बता रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड में बराबर आनी चाहिए, फंक्शन तो लिख ही दो, फंक्शन एफ एक्स बराबर आनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू एच प्लस, ये प्लस बता रहा है कि राइट हैंड साइड की फंक्शन पे, और ये बराबर आना चाहिए हमारा किसके, एफ एक्स का मतलब है जिस वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, यानी एफ एच। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ये तीनों बराबर नहीं आती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। क्या गिवन है, जो हमको गिवन है उसका यूज करते हैं। जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लो, गिवन फंक्शन में एफ एक्स दिया गया है, 2 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये बताई गई है कि x प्लस 5 होगा, ये कब होगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। दूसरा बताया गया है x माइनस 5 होगा, ये कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है। ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 5, ये 2 कंडीशन दी गई हैं। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो कंटिन्यूस चेक करना है, किस वैल्यू के लिए चेक करना है, x बराबर 1 के लिए, कंटिन्यूस की कंडीशन चेक करना है। फॉर
x बराबर 1 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तब हमारे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास x प्लस 5 कब है, जब वैन x बराबर 1 है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से ये आएगी। इसलिए f1 निकाल लो, यानी x की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस 5 ये बराबर आ जाएगा 6। एक बार ये फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, इसके लिए क्या है लिमिट x मेरा जाएगा 1, यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है। ठीक है, फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन हमारा यही फंक्शन है, क्योंकि x बराबर x लेस देन पे भी इसी फंक्शन को बताया गया, क्या है x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर x है, वहाँ रखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 5 ये बराबर 6 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आपके पास आ गई। राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल लो। राइट हैंड साइड की लिमिट ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको 1 से ज़्यादा वैल्यू लेनी है। इसके लिए इसने क्या बताया है, इसके लिए ये फंक्शन बताया है। ठीक है, जब ये बताया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 5 है। अब हम लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो, -5 बराबर आ जाएगा -4। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला हमारे पास फंक्शन बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के, लेकिन इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की लिमिट की। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये कितना होगा ये बताना है ये कितना होगा इसको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हिंदी में भी देख लो, हिंदी में कुछ ऐसा थोड़े लिखा होगा, लेकिन ये दिया है कि इसकी वैल्यू हमको निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है, गिवन कंडीशन में जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिख लो। क्वेश्चन 3 का सी का मतलब है तीसरा पार्ट है, जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन उसको हम आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 1, ये क्या है 1 डिवाइड बाई √a² माइनस x²। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x बराबर हमारे पास क्या है, x बराबर है cos थीटा कहें या फिर a cos थीटा कह देते हैं, cos थीटा कह दें या फिर a cos थीटा कह देते हैं। ठीक है, अगर a cos थीटा कहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, अगर x बराबर cos थीटा कहेंगे तो a की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। हमको a भी कॉमन लेना है, इस वजह से x की वैल्यू क्या मानेंगे, a cos थीटा। ठीक, अब इसको हम dy/dx कर लें, यानी x के रिस्पेक्ट में थीटा dx/d थीटा लिख लें। तो ये क्या आएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि साइन थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो माइनस का cos थीटा आता है। क्या आता है, सॉरी, अगर cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो माइनस का साइन थीटा आता है। तो ये आ जाएगा a साइन थीटा और d थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dx की जगह यहाँ पर ये पुट करेंगे और x की जगह ये रखेंगे, तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1, dx की जगह क्या लिखना है, a साइन थीटा d थीटा। ठीक, नीचे क्या लिखना है, नीचे हमारे पास जो है उसको लिख दो, ये क्या है √, ठीक है, √a और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से a² रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर x है वहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, लिखते हैं ज़रा, तो क्या आएगा देख लो, जब इसको लिखेंगे स्क्वायर के अंदर है तो ये माइनस हट, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ a² हो जाएगा और ये cos² थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करो, यहाँ से a साइन थीटा माइनस का d थीटा। ठीक है,
नीचे क्या आएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लो, बाहर निकलेगा तो अंडर रूट के अंदर इतना ही बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए से एक काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या है, लेट मतलब हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जा सकता है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो रहेगा ही, ठीक है, और डी थीटा भी रहेगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करोगे, माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा लिख दो, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा लिख दो, डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 डी थीटा। अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू तो आ गई, ये तो काम हो गया। अब हमारे पास जो थीटा बराबर हमने क्या माना है, ये देखो, थीटा बराबर हमने ये माना है कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या माना है, एक्स बराबर हमारे पास ए कॉस थीटा है, तो यहाँ से हमें थीटा निकालना होगा। तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए सबसे पहले एक्स डिवाइड बाई ए कर दो, ये बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स बाई ए। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन आ गया थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा फाइनल आंसर है। प्लस सी लगा दो क्योंकि कांस्टेंट भी आता है, तो यहाँ पे सी लगा देना क्योंकि कांस्टेंट भी आता है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब अगर इसको आप साइन मान के करते हैं तो हमारे पास, अगर ये भी आंसर है आपका सही, अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा मानते तब भी आता, तब क्या आता। अब इसको करके आप देख लेना, लेट अगर हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू लेट करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू हम लेट करते हैं ए साइन थीटा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता, क्या आता रिजल्ट, ये देख लो, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दोनों ही आंसर सही हैं, कोई आंसर गलत नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे, जो आपने एजम्पशन किया है उसी के बिहाफ पे आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन न क्रिएट करना कोई कि इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा है। आंसर ये भी सही है, आंसर वो भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है। इसमें क्या है, इस पार्ट का लास्ट है, अभी तो इसमें बहुत सा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। ये वेक्टर दिए गए हैं, एक पैरेललोग्राम है, उसकी साइड दी जा रही है वेक्टर फॉर्म में, और हमको एरिया निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिखो। क्या गिवन है, हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की जो साइड दी गई है, एडजेसेंट साइड का मतलब है एक के बाद एक साइड दी गई है। ठीक है, वो भी वेक्टर फॉर्म में दी गई है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लेते हैं। इसकी मान लेते हैं एक साइड, ये वाली जो साइड है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वेक्टर फॉर्म में, क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3i + 2j + 2k। ये हमारा क्या है, ये जो गिवन है वेक्टर ए मान लेते हैं, ये दिया 3i + 2j + 3k। ये तीन, ये वैल्यू हमको दी गई है। ठीक, लिख दे सही से, इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये याद रखना। मान लेते हैं एक साइड ये दी गई है, ये साइड क्या है, इसकी मान लो वेक्टर है, वेक्टर ए 3i 2j 2k, ये वेक्टर ए है,
ये दिया गया है 3i आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमको गिवन है, ठीक है। और ये एक साइड मान लेते हैं, ये वेक्टर b है, ये साइड दी गई है। एडजेसेंट का मतलब है कि लगातार जो बराबर में पास में हो आपस में, ठीक। ये वेक्टर b है, क्या है i 2j माइनस 2k, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हमको गिवन है, इतना हमें गिवन है। और हमसे एरिया पूछा गया है, क्या एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका, अगर ऐसी फॉर्म कंडीशन आती है तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया होता है क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो और उसका मॉड निकाल लो, वही हमारा एरिया होता है पैरेललोग्राम का। किसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, चलो निकाल देते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या है, इसको निकालने का आई लगा दो, जे लगा दो और के लगा दो, ये हमारे वेक्टर हो गए। अब इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिए गए हैं लिखेंगे। पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, इसके कोफिशिएंट कितने हैं, एक्स, यानी कोफिशिएंट किसके, आई कैप, जे कैप और के कैप के। तो पहला आई कैप का कितना है, 3 है, फिर जे कैप कितना है, 2 है, इस वाली इक्वेशन से बात हो रही है। फिर इसके बाद के कैप कितना है, 2 है, ये सब इसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। इसके बाद इसमें आ जाओ, यहाँ पे आई कैप कितना है, 1 है, जे कैप कितना है, 2 है, के कैप कितना है, -2 है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप यहाँ रखेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, इसके साथ होगा तो ये भी -4 हो जाएगा, प्लस लगा माइनस लगेगा, अल्टरनेटिव चलता है, इसके सामने घटाएंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का, तो क्योंकि क्रॉस में एक तरफ माइनस भी आता है, प्लस के, ठीक। यहाँ पे क्या है करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6, फिर -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप, ठीक है, प्लस का 8 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड ले लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड ले लें, यानी जो वेक्टर हमें क्या गिवन है, -8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, इन सब का मॉड ले लेते हैं, ठीक है। मॉड में इंटीग्रेशन के साथ न लगा देना, स्ट्रेट लाइन लिखना, माइनस से ये भी लिख देना। तो मॉड निकालने के लिए क्या होता है, सबका स्क्वायर कर लिया जाता है, यानी -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सबसे पहले सबसे 4 बाहर ले लो, 4 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 4 ही आएगा केवल। 4 बाहर लेने से बाहर 4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 अंडर रूट के बाहर 3 लाएगा तो 12। ये हमारा एरिया आ गया यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया है यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक। ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में जो पार्ट होगा हमारा 4th पार्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद 5th, इसके बाद जो है वो पार्ट हो चुके हैं, बाकी 4th और 5th बचे हैं। 6 से हमने 6 भी कराना बाकी है, 7 से करा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है, ठीक। समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।